Hello everyone. So let us discuss the second part of the unit costing, that is the practical questions or the technical part of single or output costing. I'll be discussing two questions in this. The question I have already printed, so you can check it or take a screenshot and read out, then you can see the answer. So let me read out the question. Pleasant Coal Limited manufactured and sold 1000 refrigerators in the year ending 31st March 2017. तो एक कंपनी है, उसने मैन्युफैक्चर और सोल्ड के 1000 रेफ्रिजरेटर्स ऑन 31st मार्च 2017. द समराइज ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट हमें गिवन है उसका, जिसमें मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की कॉस्ट हमें गिवन और सेल्स गिवन है. क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो इसका मतलब वो होगा ही नहीं. ठीक है. और आपको पता है जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ये सारे खर्चे जनरली हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे. ठीक है. और मैन्युफैक्चरिंग वाले जो मैन्युफैक्चरिंग या जो प्रोडक्शन होता है, तो इसको हम लोग एक तरह से क्या टेक कर सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है. फिर नीचे आप देखिए पी&एल में हमें मैनेजमेंट एंड स्टाफ, रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये सारे गिवन है. प्रॉफिट ट्रांसफर और नेट प्रॉफिट ये रहा. फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018, एक साल के बाद हम एस्टिमेट कर रहे हैं. आउटपुट एंड सेल्स विल बी 1200 रेफ्रिजरेटर्स. इस साल कितने रेफ्रिजरेटर सोल्ड हुए और प्रोड्यूस हुए? 1000. नेक्स्ट ईयर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है और जो सेल्स है वो 1200 रेफ्रिजरेटर्स हो जाएगा. प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विल राइज बाय 20% ऑन द प्रीवियस ईयर लेवल. प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल बोल रहा है. वेजेस रेट विल राइज बाय 5%. Manufacturing cost will rise in proportion to the combined cost of material and wages. Selling cost per unit will remain unchanged. Other expenses will remain unaffected by the rise in output. You are required to submit a statement for the board of directors showing the price at which refrigerator should be marketed so as to show a profit of 10% on selling price. तो basically इस वाले ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, बिकॉज तो इसका फॉर्मेट अलग है क्वेश्चन देने का, प्लस इसके अंदर ना हम जो रेट है वो पर यूनिट का ही रेट निकालेंगे, रुपीज निकालेंगे. इसका मतलब पर यूनिट, हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर उसमें. तो इसमें देखिए पर यूनिट हमें बनाएंगे, और मैंने ये कॉलम जान के बना दिया ताकि कई बार हमें कैलकुलेशंस करने में हेल्प को. फर्स्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमने उसका पर यूनिट और टोटल कॉस्ट दोनों निकाले थे, बट यहाँ पर हमें निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें डेटा जो वो पास्ट ईयर का गिवन है और हमें एस्टिमेट करना है फ्यूचर ईयर का प्राइस. ठीक है. तो लेट्स से आई विल बी राइटिंग हियर पर्टिकुलर्स. मैंने यहाँ पर पहले से एक हेडिंग लिखी हुई थी, स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस एट विच रेफ्रिजरेटर शुड बी मार्केटेड, वरना आप सिंपल लिख सकते हो कॉस्ट स्टेटमेंट, तो वो भी चलेगा. ठीक है. तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ेगी. सबसे पहले आप चेक कीजिए, लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल. तो अब ध्यान से समझना है ये वाला क्वेश्चन, मैंने इसलिए इसका सेकंड पार्ट बनाया है क्योंकि टेक्निकल पार्ट है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल हो गया हमारा. देखिए कह रहा है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विल राइज बाय 20% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. देखिए हमारा मटेरियल का कॉस्ट कितना आएगा, तो हमारे को प्रीवियस लेवल पे 80,000 मटेरियल की कॉस्ट दी है 1000 रेफ्रिजरेटर्स की, तो हम पर यूनिट निकाल लेंगे, दैट इज 80,000 डिवाइड बाय 1000, तो हमें मिलेगा ₹80. ठीक है. ये पर यूनिट रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट हो गई, और मटेरियल अब 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इनटू 1.20, क्योंकि 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो ये कॉस्ट हमारी जो आएगी दैट इज 80 इंटू 1.20, दैट इज 96. अब मैंने इसमें ऐसा क्यों किया, अगर 20% से बढ़ रहा है तो या तो आप 80 का 20% निकाल के 80 में ऐड कर दो तो 96 मिल जाएगा. अदरवाइज कोई भी चीज अगर 100% होती है उसको 20% से बढ़ाना है तो आप 1.20 ऐड कर देंगे. 10% होगा तो 1.10. तो इस तरीके से हमारे को मटेरियल की कॉस्ट मिल जाएगी, दैट इज 96. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग फॉर लेबर और डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस विल राइज बाय 5%, इसमें लिखा हुआ है, और कॉस्ट हमें कितना दिया हुआ है, 1,20,000. तो पहले पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, 1,20,000 डिवाइड बाय 1000, तो इसका आएगा ₹120. सेम 5% से बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे,
इंटू 1.05, अदरवाइज आप 5% निकाल के भी 120 के अंदर ऐड करोगे तो सेम वैल्यू आएगी। 5% मतलब 0.05, तो ये आएगा हमारा 126। तो मटेरियल और वेजेस दोनों हमें मिल गए हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई है नहीं, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगी प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट मटेरियल और वेजेस को मिला के दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 222 अब हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें दिए हुए हैं वहां पे। तो उसके लिए दिखा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल राइज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो अब ये वाला थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है हमारा। तो देखिए दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी बनी है हमारी नई, 222, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ऊपर हमारे को टेबल में कितने एक्सपेंसेस दिए मैन्युफैक्चरिंग। तो वहां देखिए आप कितना दिया हुआ है, 50,000। अगेन वो कितनी यूनिट्स का दिया हुआ है, 1000 यूनिट्स का, तो डिवाइड बाय 1000 रेफ्रिजरेटर्स, तो ये आ गया 50। तो कहने का पॉइंट क्या है, 50 रुपीज पर यूनिट था, ठीक है। तो वहां पर आप चेक कीजिए मटेरियल और लेबर इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी आई थी उनकी पहले 1000 यूनिट्स के हिसाब से, जो हमने निकाली है यहाँ पर 80 और 120 करके। तो ये दोनों मिला के हमारा 200 बनेगा। आप चेक करेंगे तो इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हम कैसे लिखेंगे, देखिए 50 कॉस्ट कब थी, जब हमारी कॉस्ट 200 रुपीज थी। 200 कैसे आया, ऊपर 80 और 120 को प्लस करके, क्योंकि वो बोल रहे हैं मटेरियल और वेजेस। तो 200, 80 प्लस 120, 200, ठीक है। इनटू अब कितनी कॉस्ट हो गई हमारी, 222, क्योंकि लेबर और वेजेस की कॉस्ट उस प्रपोर्शन में बढ़ रही है। तो ये कितनी आएगी हमारी, दैट इज 55.50। तो ये हमारी क्या आ गई, इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस करके हमने क्या निकाली, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो जो पहले 80 और 120 के हिसाब से 200 पे कॉस्ट 50 थी, तो 222 पे क्या होगी, यूनिटरी मेथड हमने लगाया, डिवाइड बाय 200 इंटू 222, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे तो ये हमारी कॉस्ट जो आप देख रहे हैं वो कितनी मिलेगी हमारे को, 55.50, ठीक है। तो 222 के प्रोपोर्शन में हमने निकाला था इसको, तो हम यहाँ लिख देंगे फैक्ट्री ओवरहेड दैट इज 55.50। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। 50 कॉस्ट 200 पे थी और अभी हमारी कॉस्ट 222 के हिसाब से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज 55.50। अब इसको हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगी वर्क कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें क्या देता है, वर्क कॉस्ट देता है। तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए, कितना आएगा। अच्छा इसके नीचे देखिए, अब हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आएंगे। पहले मैं आपको लिख के दिखा दूं फॉर्मेट, फिर हम इकट्ठा ऐड कर लेंगे उसमें। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए क्या क्या गिवन है हमें वहां पे, मैनेजमेंट सैलरीज, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज, अदर एक्सपेंसेस आर अनअफेक्टेड। तो मतलब जो और एक्सपेंसेस है वो फिक्स्ड रहेंगे, पर यूनिट सेम रहेगा। तो इसमें हमारा नेक्स्ट है रेंट एंड रेट्स, ठीक है। और फिर सेलिंग वाला नहीं लेंगे हम, अभी हम लेंगे जनरल एक्सपेंसेस। तो इसमें देखिए ये जो खर्चे हैं ये अनअफेक्टेड हैं। तो कैसे निकलेगा, जो हमारी कॉस्ट गिवन है तो इसका मतलब अब वो पर यूनिट हम निकालेंगे। तो 60,000 डिवाइड बाय 1200, क्योंकि ये कॉस्ट सेम है, पहले हम 1000 बना रहे थे तो अब हम 1200 से डिवाइड करेंगे, अब क्या हम 1200 बना रहे हैं। ऊपर वाले केस में हम 1000 से डिवाइड कर रहे थे बिकॉज वहां पर वो पर यूनिट रेट इंक्रीज हो रहा था, तो हमें 1000 से करना था। बट मैनेजमेंट रेट और जनरल एक्सपेंसेस में हम लोग 1200 से ही डिवाइड करेंगे टू फाइंड आउट द पर यूनिट कॉस्ट। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिए मटेरियल में 20% से इंक्रीज हो रहा था तो हमने वैसे किया था, लेकिन अब इसमें नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो इसका जो आपका एक्सपेंस आएगा दैट इज 50, रेंट एंड रेट्स 10,000 डिवाइड बाय अगेन 1200, क्योंकि ये कॉस्ट सेम है, अनअफेक्टेड है लेवल ऑफ आउटपुट से, तो हमें 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये आएगा हमारा 8.33,
और फिर जनरल एक्सपेंसेस 20,000 डिवाइड बाय 1200, सो इट विल गिव अस 16.67। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए ऊपर हमें ऐड करना था, पहले वो ऐड कर लेते हैं। 222 55.50, तो ये आएगा 277.50, और अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 352.50। तो ये हमारे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गई। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब वहां पर लिखा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है, 30,000, लेकिन इसमें भी आप चेक कीजिए, लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज, तो डिवाइड बाय 1000, तो दैट इज 30। तो ये 30 आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी इंक्रीज नहीं हो रही कॉस्ट। वहां पर हमने 1200 से किया था, लेकिन यहाँ पर हम 1000 से, क्योंकि जहां वो पर यूनिट बोल देगा तो हम नॉर्मल निकालेंगे। ऊपर वो कह रहा था वो खर्चे सेम है, तो हमने सीधा उनको 1200 से डिवाइड कर दिया। आई होप इट इज क्लियरिंग टू यू। तो इससे हमने कॉस्ट निकाल ली, तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो मिलेगा 382.50, और ये हमें क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके अंदर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें मिलती है सेल्स। तो प्रॉफिट के लिए लाइन पढ़ते हैं, अभी क्या लिखी हुई है, सेल्स। तो देखिए लाइन देखिए क्या लिखी हुई है, 10% ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो इसका मतलब 1/10 ऑन सेल्स हो गया, ऑफ ऑन सेल्स हो गया ये। ठीक है, तो 1/10 ऑन सेल्स मीन 1/9 ऑन कॉस्ट। ये मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया हुआ है कि कॉस्ट में कम होता है। तो 1/9 हम किसका निकाल देंगे, 382.50 का। तो ये हमारे को मिलेगा 42.50। हमें टोटल सेल्स आ जाएगी, दैट इज 425। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर 2018 कितना आएगा हमारा एस्टिमेटेड, दैट इज ₹425। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें सारी कैलकुलेशन हमने पर यूनिट की है। तो जिसमें पर यूनिट रेट चेंज हो रहा था उसमें हमने पहले पर यूनिट निकाला डिवाइड बाय 1000 करके, और फिर इनटू कर दिया। और उसमें आप ये भी चेक कर सकते हो कि मटेरियल, वेजेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन थे। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप चेक कर सकते हो। राइज वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 80,000 मटेरियल 20% इंक्रीज हुआ, फिर वेजेस पे 5% के हिसाब से हमने किया। ठीक है, और नॉर्मल हमने निकाल लिया। मेन ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसमें हमने यूनिटरी मेथड एक तरह से यूज किया। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारे खर्चे फिक्स थे, तो हमने 1000 से डिवाइड नहीं किया, हमने इसको किससे डिवाइड किया फिर, दैट इज 1200। सो दिस इज अबाउट कैलकुलेटिंग द पर यूनिट कॉस्ट। हमें इसमें पर यूनिट निकालना था। जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया, हमने 1000 से डिवाइड किया बिकॉज वहां पर बोल रहा है पर यूनिट अनअफेक्टेड है वो। तो पर यूनिट जब भी वो बोलेगा जैसे इंक्रीज हो रहा है या अनअफेक्टेड है, तो पहले हम 1000 से डिवाइड करके फिर आंसर निकालेंगे। तो इसमें 30 आया हमारा। ठीक है, और 1/10 ऑन सेल्स और 1/9 ऑन कॉस्ट करके हमने प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो सेल्स हमारा 425 आ गया, दैट इज सेलिंग प्राइस, नॉट एग्जैक्टली सेल्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹425। आई होप आपको ये समझ में आया। Let us discuss question number 2 on unit costing. This is the last question of this chapter. Again, this is very important, specifically for honors and CA students. So see, question says a factory has received an order for 3 different types of casting, weighing respectively 18, 45 and 27 tons. तो basically 3 order मिले अलग अलग casting के। 10% of the raw material used are wasted in manufacturing and are sold for 20% of the cost of the price of material. इसका मतलब जो भी हम मटेरियल बाजार से खरीदते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उसमें से 10% वेस्ट हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है 10% उसको हम 20% कॉस्ट पे स्क्रैप कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹250 per ton,
The wages for the three types of casting were 4,000, 10,500, 5,500, ठीक है, respectively. The cost of molds for the three types of casting were 400, 500 and 300. If the factory overhead charges are 40% of the wages in each case, find the cost of production per ton of each type of casting. तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको लगेगा ये कैसा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन बेसिकली अगर हम चेक करें ना तो ये बेसिकली हमारा मटेरियल्स का क्वेश्चन है. मटेरियल्स और यू कैन से सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का. इसमें सेलिंग वगैरह, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह की कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ हमसे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के दिखाओ. तो मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे ऐड होंगे बस इसमें. ठीक है, तो लेट अस सी. हम ऊपर लिखेंगे यहां पर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. पर्टिकुलर्स. लेट्स से हम तीनों को नाम दे देते हैं, दैट इज एक्स, वाई एंड जेड. ठीक है, और ये हमारी जो है कास्टिंग प्रोड्यूस हम निकाल लेंगे पहले. ठीक है, कास्टिंग प्रोड्यूस्ड. अब देखिए सबसे पहले हमें कितना प्रोड्यूस करना है. हमें 3 ऑर्डर मिले हैं तो हमें कितना कितना प्रोड्यूस करना है. हमें यहाँ पर 18 टन प्रोड्यूस करना है, सेकेंड वाले केस में 45 टन और थर्ड वाले केस में 27 टन. अब सबसे पहले आप एक चीज चेक कीजिए. हम यहाँ लिखते हैं मटेरियल्स. मटेरियल्स की कॉस्ट वो हमें कितना बोलता है, बेसिकली कह रहा है मटेरियल्स एट ₹250 पर टन. लेकिन अब एक बात बताइए, मुझे ये तो ऑर्डर बनाकर देना है 18, 45 एंड 27. तो इसको बनाने के लिए मुझे प्रोड्यूस मतलब परचेज या प्रोड्यूस कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा. तो आप यहाँ देखिए इसने क्या बोला कि ये जो 18 यूनिट आप बनाओगे इसमें से जो 10% ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर वेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग. तो इसका मतलब ये अगर आपने कोई प्रोडक्शन स्टार्ट की, आपने प्रोड्यूस करना है कितना, 18 टन. इसका मतलब जो भी आप ये बनाओगे ये कितना परसेंट आपकी प्रोडक्शन होगी. एक तरह से अगर आप बताओगे तो 90% होगी. क्यों? क्योंकि 10% तो आप वेस्ट करोगे. जब भी आप रॉ मटेरियल यूज करना शुरू करोगे, आप 18 टन माल बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल लेकर आए, जो रॉ मटेरियल आप लेकर आए हो उसमें से वो कह रहा है 10% तो वेस्ट हो जाएगा. इसका मतलब ये जो आपने ऑर्डर बना के देना है 18 टन का, ये कितना परसेंट होगा मटेरियल का, 90%. तो इसका 100% कितना होगा, 18 टन डिवाइड बाय 90 इंटू 100. तो इसका मतलब आप कितने टन माल लाए होगे एक्स के लिए, दैट इज 20 टन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दिस इज 20 टन. वाई के लिए कितना लाए होगे, आपको 45 बनाना है. तो अगेन ये 90% यूनिटरी मेथड सेम इंटू 100. तो वाई के लिए आप कितना टन माल लाए होगे, 50 टन. क्योंकि 50 टन माल लेकर आए, जो आप माल लेकर आए हो ये 45 टन ऑर्डर बनाने के लिए 10% उसमें से वेस्ट हो जाएगा. तो चेक कर लो 50 का 10 कितना हो गया, 5. तो 50 में से 10% गया तो 45 आप प्रोड्यूस कर पाओगे. तो मटेरियल की कॉस्ट हम किस बेसिस पे लगाएंगे, जितना मटेरियल आपने यूज किया, यूज या आप कह सकते हो परचेज किया. तो यहाँ पर 250 रुपीज दिया तो कैसे आएगा, 20 इंटू 250. तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 5000 मटेरियल्स की. 50 इंटू 250 इसकी कितनी आएगी, 12,500. और सिमिलरली जब आप Z का निकालोगे तो मैं आपको बताता हूँ, Z का आएगा 30 टन. कैसे आएगा, 27 डिवाइड बाय 90 इंटू 100. तो 30 इंटू 250. भाई मेरा तो मटेरियल इतना लगा ना 50, चाहे प्रोड्यूस कम हो रहा है क्योंकि 10% तो वेस्टेज हो रही है, लेकिन मेरी मटेरियल की कॉस्ट तो काउंट होगी. तो ये कितना आएगा, 7,500. अब मैं आपके लिए ऑर्डर बना रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि भी मेरा मटेरियल एक्स के लिए कितना रुपए का लगा, 5,000. इसके लिए 12,500, इसके लिए 7,500. क्योंकि 10% चाहे मटेरियल मेरा वेस्ट हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ. चलिए, वैसे नॉर्मली ये यहाँ खत्म हो जाता, लेकिन इसने क्या बोला कि ये जो स्क्रैप, ये जो गलत आपसे प्रोडक्शन वेस्टेज हो रही है, ये 20% ऑफ कॉस्ट पे सेल हो जाएगा. तो वो कॉस्ट मैं कस्टमर से चार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैं एक तरह से स्क्रैप वाले से चार्ज करूंगा. तो एक बात आइए, अब ये 25% कितना है, 20% ऑफ 250 कितना होगा, 50 रुपीज हो गया. मैं कह रहा हूँ 250
₹250 का माल ₹50 में कबाड़ी वाला या स्क्रैप वाला ले जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 10% आपकी वेस्टेज कितनी है इस केस में, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 2 टन थी इंटू 50, तो ₹100 स्क्रैप वाला मुझे पे कर देगा। सिमिलरली यहाँ कितने की वेस्टेज थी, 50 टन आप लेकर आए, 45 प्रोड्यूस हुआ, तो 5 इंटू 50, तो इस केस में स्क्रैप वाला मुझे ₹250 दे देगा। और इस केस में 30 इंटू 50, सॉरी 3 इंटू 50, 30 तो टोटल टन्स हैं, 27 प्रोड्यूस हो गया, तो दैट इज 150। तो इसका मतलब हमारी जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आप कह सकते हो नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो मुझे कस्टमर से चार्ज करनी पड़ेगी, 5000 टोटल कॉस्ट थी मेरी, जिसमें से 100 मुझे स्क्रैप के मिल गए 4900, और इस केस में 12,1250, और इस केस में 7350। आई होप ये क्लियर हुआ आपको पॉइंट, क्योंकि प्रोड्यूस या मैं मटेरियल कितना टन के लिए यूज करूंगा, 18 टन बनाने के लिए मुझे 20 टन लाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो 10% तो वेस्ट हो जाएगा, तो 20 टन का 10% कितना हो गया, 2 टन। तो इस तरीके से हमने किया। अब आगे क्वेश्चन सिंपल है, बस इसके अंदर मेन पॉइंट यही वाला था कि ये 20, 50, 30 कैसे है वो ऐसे आए, और ये स्क्रैप की कॉस्ट माइनस करनी है। तो मटेरियल की कॉस्ट हमें मिल गई 250 पर टन। अब ये कह रहा है द वेजेस ऑफ 3 कास्टिंग, तो सिंपल वेजेस हम लिखेंगे, इसमें डायरेक्टली लिखेंगे 4000, 10,500 एंड 5500। ठीक है, तो इनको, और हमें यहाँ दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, तो बेसिकली एक तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए कास्टिंग के लिए। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, ये कितना दिया हुआ है हमें, 400, 500 एंड 300। तो इन सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9300, 23,250, और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 13,150। आई होप ये आपको क्लियर हो गया पॉइंट। बस अब लास्ट पॉइंट है फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करना, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद हमें वर्क कॉस्ट मिलती थी, वर्क कॉस्ट के बाद हम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करते थे, लेकिन वो है ही नहीं। तो इसको करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन। तो अब आप बताइए पहले कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं कितने, लिखा हुआ है 40% ऑफ द वेजेस इन ईच केस। तो वेजेस कितनी है हमारी, 4 था, ये रहा ना वेजेस का पॉइंट, तो 40% ऑफ वेजेस, तो सिंपल आपको क्या करना है, 40% ऑफ 4000 1600, 10,500 का 40% कितना आएगा हमारा 4200, एंड लास्ट वाला कितना आएगा 2200। 5500 का आप 40% कर लीजिए 2200। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी ये पर टन नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, इन दोनों इनको ऐड कीजिए आप, तो ये आएगा 10,900, क्योंकि तो टोटल कॉस्ट आ रही है, 27,450 एंड 15,350। ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। पर टन तो हमें निकालना पड़ेगा, तो पर टन कैसे आएगा, आप यहाँ निकाल के दिखा दीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन, तो x, y एंड z, x का कैसे आएगा 10,900 डिवाइड बाय कितना टन है 18, 27,450 डिवाइड बाय 45, एंड लास्ट 15,350 डिवाइड बाय 27। तो मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट कितनी आएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 605.56, 27,450 डिवाइड बाय 45 हमें मिलेगा ₹610, और लास्ट 15,350 डिवाइड बाय 27 तो हमें मिलेगा ₹568.52। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन आ गई, और ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। मेन पॉइंट आपका ये मटेरियल वाला था। स्क्रैप वाला हमने इसकी कॉस्ट इसलिए माइनस की क्योंकि वो हम कस्टमर से रिकवर नहीं करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई जो मटेरियल वेस्ट हो रहा था वो स्क्रैप में हमने बेच दिया, तो हमें नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कस्टमर से कितना चार्ज करना है 4900, ये और ये किसके लिए होगा 18 टन के लिए।
तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट कॉस्टिंग इज क्लियर टू यू। ये वाला जो वीडियो है इसमें स्पेसिफिकली आई हैव टेकन द टेक्निकल क्वेश्चंस, क्योंकि यूनिट कॉस्टिंग में बाकी क्वेश्चन जो है वो कॉस्ट शीट जैसे ही हैं, लेकिन ये दो क्वेश्चन थे ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू कॉस्ट शीट, बट इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। So I hope the concept of unit costing is clear to you. Next chapter we are starting with job and contract costing. So please share with your friends. Thank you so much.